बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीबी शाह का एक प्ले जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है पिग्मालियन। और इस प्ले की वजह से जीबी शाह को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और जीबी शाह जो है इम्पोर्टेंट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं और ये ग्रेटेस्ट ऑफ हिज एज है। ठीक है, ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं जीबी शाह। और जीबी शाह बेसिकली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे। और आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी बायोग्राफ़ी जो इनकी बायोग्राफ़ी थी वो हमने हार्ट ब्रेक हाउस में डिस्कस कर दी है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और पिग्मालियन, हार्ट ब्रेक हाउस, ये दोनों प्लेस एफपीएससी के सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आने हैं। जल्द ही इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी इस चैनल पर। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारी बहुत जो है अप्रिसिएशन मिलती है हमें। तो थैंक यू वेरी मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो पैदा हुए थे। अभी भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है 1856 में पैदा हुए थे एंड 1950 में इनकी डेथ हुई थी। और वे कहाँ पे पैदा हुए थे? डब्लिन आयरलैंड में पैदा हुए थे। और ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी स्कूलिंग जो थी वो बहुत ही इरेगुलर थी। ठीक है, और इन्होंने जब मार्क्स के डेस कैपिटल को पढ़ा था तो इन्होंने फेमिनिज़म के बारे में बात की। ये फेमिनिस्ट राइटर के तौर पे भी इन्हें कहा जाता है। ये एक क्रिटिक भी थे, राइटर भी थे, प्ले राइट भी थे, ड्रामाटिस्ट थे। एंड in 1884 he joined the Fabian Society, a socialist organization which advocated the gradual introduction of social forms instead of drastic immediate revolutionary measures। 1925 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर हासिल किया था, ख़ासतौर पर अपने ड्रामा पिग्मालियन के हिसाब से। और पहले तो इन्होंने ये प्राइज़ लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो नोबेल प्राइज़, और इन्होंने वो जो रकम थी उसकी वो नहीं ली थी। ठीक है जी। और फीचर जो हैं शाह के प्लेस के, वो अगर देखे जाएँ तो द पर्पस वॉज नॉट so much to make people laugh but to make them realize the hypocrisy and absurdity of some prejudices and attitudes। बेसिकली जीबी शाह के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो पर्पस था राइटिंग का, लोगों को हंसाना नहीं था। एक्चुअली ये रियलिटी बताते थे अपने कॉमिक और यानी कॉमिक और एब्सर्ड आइडियाज़ के पीछे इनकी लॉजिक होती थी बताने की, कि वो जो आइडियाज़ थे उनमें ये रियलिटी को बयान करते थे। एंड डिबेट इज़ वन मेन फीचर, डिस्कशन प्लेस, दिस गिव्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एक्शन। Conflict of passions is deliberately replaced by conflict of thoughts and ideas। Dialogues are vigorous and brilliant, rich in wit, paradoxes, nonsense, puns का यूज़ करते थे। ये problems जो है वो faced from various viewpoints, dialectic of confrontation technique, the characters not always lifelike। Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं। इन जो जीबी शाह थे ये इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? नॉर्वेजियन प्ले राइट जिसका नाम था हेनरिक गिब्सन, जिन्होंने डॉल्स हाउस प्ले लिखा था, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। और अब हम डिस्कस करते हैं अपने प्ले जो हमारा पिग्मालियन है उसके इंट्रोडक्शन को। प्ले जो है ये लिखा था पिग्मालियन जीबी शाह ने, और उन्होंने कब लिखा था? ये 1912 में, 1912 में ये प्ले लिखा गया था। एंड अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इन्हें इस प्ले की वजह से जो नोबेल प्राइज़ है वो कब मिला था? 1925, 1925 में इन्हें वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और 1912 के बाद यानी फर्स्ट स्टेज जब इसे परफॉर्म किया गया इंग्लिश में, तो ये 1914 में इसे परफॉर्म किया गया। 1938 the non-musical film variant directed by A. Asquith and L. Howard, very sophisticated variant of Shaw's play, ये उसका यानी कि variant था। 1964 directed by George Cukor, it is a musical adaptation, it was a big hit and won 3 Oscars। ठीक है जी। अब हम मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं इसके। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि समरी को डिस्कस करने से पहले आपको कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। जब तक आपको कैरेक्टर्स समझ नहीं आएंगे तब तक आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लीज़ा का कैरेक्टर है जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, और इसका नाम बन जाएगा एट द एंड एलिज़ा डूलिटल। ठीक है, डूलिटल की बेटी है ये। ओके, ये जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और ये एक फ्लावर गर्ल है, यानी फूल बेचती है बाहर। एंड शी विशेस टू बी रिच एंड हैप्पी। शी इज़ ब्रॉट इनटू अ
completely foreign environment and persuaded to change her personal characteristics. She is able to stay true to herself. इसके बाद हम इसका पहले टाइटल डिस्कस करेंगे कि कहाँ से लिया गया था, ठीक है। और इस स्टोरी को रिलेट किया गया है सिंड्रेला की स्टोरी से। सिंड्रेला की स्टोरी तो आप सबने सुन रखी होगी कि वो जो एक गरीब लड़की है और सौतेली माँ के साथ रहती है। सौतेली माँ की अपनी बेटियाँ होती हैं, सगी बेटियाँ, वो उससे ज़्यादा प्यार करती हैं और वो उससे नहीं करती, और एट द एंड सिंड्रेला रिच बन जाती है। इस तरह से ये उस स्टोरी के साथ से रिलेट किया गया। मिस्टर हिजेंस जो है ये एंटागोनिस्ट हैं और ये एलिज़ा को टीच करते हैं फोनेटिक्स, ठीक है। उसका स्टाइल, उसकी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ ये चेंज करते हैं। कॉलोनल पिकरिंग ये एक एन अदर रिसर्चर है फोनेटिक्स का एंड फ्रेंड है हिजेंस का, ट्राइज टू गेट एलिज़ा एंड हिजेंस अंडरस्टैंड ईच अदर। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में हिजेंस बोल रही हूँ, ये एग्जैक्टली हिगिंस है, ओके। मिसेस पीएस जो है ये हिगिंस की हाउसकीपर है, मदरली फिगर टू एलिज़ा। ये एलिज़ा की बहुत केयर करती हैं एंड शी ट्राइज टू रीजन विद हिगिंस। एंड फ्रेडी हिल जो है ये एक और कैरेक्टर है, आइडियल इमेज ऑफ अ मैन टू एलिज़ा गिव्स होप टू एलिज़ा। ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और डूलिटल का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो एलिज़ा का फादर है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो बेसिकली टाइटल जो है वो इसी दो चीज़ों से रिलेट किया गया था उस स्टोरी से। एक तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड एक राइटर था ओल्ड, और उसने मेटामॉर्फोसिस लिखा था मिथ ऑफ पिग्मालियन, यानी कि पिग्मालियन जो है नेम ऑफ अ मिथोलॉजिकल फिगर। ये एक नेम था, मिथोलॉजिकल फिगर था। ये एक स्कल्प्टर था, उसने बहुत सारे स्टैचू बनाए थे तमाम वुमेन के। उसने खुद ही ये यानी कि उस जो स्टैचू थे आइडियल वुमेन, उसी में से एक आइडियल वुमेन थी उसकी, और उसके वो उससे उसके प्यार में खो गया था। एंड ही फेल्स इन लव विद दिस ब्यूटीफुल आइवरी वुमन ही कॉल्स ग्लैटी वाइट लाइक मिल्क। एफ्रोडाइट द गॉडेस ऑफ लव गेव लाइफ टू द इनएनिमेट क्रिएशन। और ये उसकी स्टोरी के साथ रिलेट करके किया गया। इसका टाइटल जो है वहाँ से पिग्मालियन उस कैरेक्टर से, मिथोलॉजिकल फिगर से लिया गया, उस मिथ से लिया गया है, और दूसरा इसे सिंड्रेला की स्टोरी के साथ रिलेट किया गया है। अगर हम प्लाट की बात करते हैं, यानी ये जो प्लाट है बेसिकली पिग्मालियन का 1912 में ये रिटर्न यानी लिखा गया था। 5 एक्ट्स प्ले है, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले कोवेंट गार्डन इसकी सेटिंग रखी गई है, लंदन में रेनी इवनिंग है, और वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती चलूँ कि वहाँ पे ये जो फ्रेडी का एक कैरेक्टर बताया गया, इसके साथ फ्रेडी है, इसकी सिस्टर है और इसकी मदर है। ये कहीं जा रहे हैं और फ्रेडी गया है कैब ढूंढने और उसे कैब नहीं मिली। उसके बाद जब वो आता है तो उसकी माँ उसे काफ़ी डांटती है कि तुम्हें कैब नहीं मिली, ये है वो है। तो उसके बाद जो है वो उसे दोबारा भेजती है। वो जब उसे दोबारा भेजती है तो उसकी टक्कर हो जाती है एक फ्लावर गर्ल से जिसका नाम है लीज़ा, ठीक है। ये पुअर है जब तक इसका नाम लीज़ा है, लेकिन जब ये फोनेटिक्स सीखेगी तो इसका नाम एलिज़ा डूलिटल हो जाएगा। डूलिटल इसके फादर का नेम है, ठीक है। बहुत ही पुअर लोग हैं ये, और वो फ्लावर्स सेल करती है, और इससे इसके पेरेंट्स ने निकाल दिया। इसकी माँ क्योंकि डेथ हो चुकी है और इसके फादर ने इसे निकाल दिया, ठीक है, घर से। तो लीज़ा जो है अपना फ्लावर बेच के अपना पेट पूजा करती है। तो वहाँ पे उससे टक्कर हो जाती है तो उसके सारे फूल गिर जाते हैं। तो उसकी माँ, फ्रेडी की माँ जो है वो उसे कुछ पैसे दे देती है। तो वो जो है 6 पेंस तकरीबन तो वो ले लेती है, जो एलिज़ा है वो ले लेती है वहाँ से। और वहीं पे ही एक फोनेटिक्स यानी कि फोनेटिशियन ठहरा होता है जिसका नाम है मिस्टर प्रोफेसर हिगिंस, ठीक है। ये एक फोनेटिक्स का प्रोफेसर है, और वो जैसे ही एलिज़ा बोल रही होती है वहाँ पे, तो वो उसका डायलेक्ट जो है वो उसमें वो कुछ लिख रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद क्या होता है, वहीं पे ही एक और बंदा आया होता है इंडिया से जिसका नाम होता है कॉलोनल पिकरिंग, मिस्टर कॉलोनल पिकरिंग। तो वो हिगिंस पर से बात करते हो कि तुम क्या लिख रहे हो, कहते हैं देखो तुम खुद ही पढ़ सकते हो। तो वो कहते हैं मैं क्योंकि फोनेटिक्स का प्रोफेसर हूँ। तो यहाँ पे हिगिंस और पिकरिंग दोनों खुश हो जाते हैं कि दोनों को चलो एक बंदा मिल गया। वहाँ पे हिगिंस बताता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया जाऊँ, वहाँ किसी लिंग्विस्ट से मिलूँ और ताकि जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ। वो कहते हैं मैं खुद वहाँ से इंडिया से आया हुआ हूँ, और चलो मुझे खुशी हुई कि तुम मिल गए, हम एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। तो फिर वो कहता है कि एलिज़ा को जाके उसको दिखाता है। वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उसे खुद पढ़ के सुना देता है। वो कहता है कि मुझे पता चल जाता है लोगों के एक्सेंट से, लोगों के बात करने से कि लोग कौन से लोग कहाँ से हैं, कौन सा बंदा किस एरिए से आया है। तो तुम जो है बहुत ही मतलब पुअर गर्ल हो, ये सब। तो कॉलोनल पिकरिंग जो है वो उसके फ्लावर्स ले लेते, सॉरी वो उससे कॉलोनल पिकरिंग क्योंकि वो गरीब होती है एलिज़ा, तो वो उसे कुछ पैसे दे देता है 5 इस तरह की कुछ रकम। तो वो उससे ले लेती है, लेकिन वो हिगिंस कहता है कि तुम्हें इसे फ्लावर्स देने चाहिए। तो वो उसे कुछ फ्लावर्स दे देती है, दे देती है कॉलोनल पिकरिंग को। तो वो कहता है कि अगर तुम अपनी फ्लावर शॉप, तुम फोनेटिक्स सीख जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ जो है पैसे दूंगा कि तुम शॉप लगा सको। तो वो कहती है ठीक है। अब यहाँ पे जो है मिस्टर हिगिंस कहता है कि तुम अगर आओ तो मैं तुम्हें फोनेटिक्स सिखा दूंगा, और मैं तुम्हें इस तरह से सिखाऊंगा। वो कहता है यानी कि इस एक्ट 1 के बाद
जब वो कहता है एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, हिगिंस लेबॉर्ट्री है, पिकरिंग स्टेप्स इन एंड बेट्स हिगिंस दैट ही कांट टीच लीजा। वहाँ पे उसे कहता है ना कि मैं उसे सिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये एक्ट 2 जब स्टार्ट होता है तो हिगिंस और पिकरिंग आपस में बैठ के लगाते हैं। वो हिगिंस कहता है कि मैं सिखा दूंगा, लेकिन पिकरिंग कहता है कि नहीं, तुम नहीं सिखा सकते इसे 3 मंथ के अंदर अंदर ना फोनेटिक्स, क्योंकि ये लड़की नहीं सीख पाएगी। वो कहता है नहीं, मैं तुमसे बैट लगाता हूँ, अब तो मैं इसे सिखा के ही रहूँगा। तो वह कहते हैं ठीक है। वहाँ पे फिर जो है एलिज़ा आती है, उसके घर ही आ जाती है वो, मिस्टर हिगिंस के घर। एंड वहाँ पे फिर वो कैब लेके वहीं से चली जाती है, क्योंकि फ्रेडी जब कैब लेके आया तो उससे पहले ही मिस्टर हिगिंस एक्ट 1 में उसकी फैमिली को भेज चुके थे। ठीक है। तो यहाँ पे उस कैब में फिर लीज़ा लेके चली जाती है उसी कैब को। तो कैब वाला पहले तो उसे आने नहीं देता, बैठने नहीं देता फर्स्ट एक्ट में, कि तुम मतलब इतने फटे, क्योंकि इसके कपड़े फटे होते हैं तो हालत भी बहुत गंदी होती है। उसमें इतने शायद के पास पैसे नहीं होंगे। कहती नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मैं उसे दिखा देती कि पैसे हैं। फिर उसे ले जाता है, उसे घर छोड़ देता है। वहाँ से फिर वो आती है मिस्टर हिगिंस के घर एक्ट 2 में। एंड अ वेल्दी लेडी एट एन एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी इन 6 मंथ्स। वो कहता है कि ये एक वेल्दी लेडी की तरह बात करेगी। ही ऑफर्स टू पे फॉर हर लेसन्स। हिगिंस लाइक द आइडिया एंड टेल्स हिज हाउस कीपर मिसेस पीएस टू वॉच लीजा एंड ड्रेस हर इन न्यू क्लास। जब वो आती है तो उसे कहती है कि मुझे सिखाओ, मैं तुमसे सीखने आई हूँ फोनेटिक्स, और मैं इसके लिए तुम्हें पे भी करूँगी। तो वो लेकिन जब वो आती है ना, उसका मतलब उसका जो हुलिया होता है अभी भी गंदा होता है। पहले की तरह तो नहीं होता बहुत गंदा, लेकिन फिर भी गंदा ही होता है। तो फिर वो जब उनकी ये सब कुछ तय हो जाता है तो वो कहती है अच्छा मैं ना बात लेने जाती हूँ। तो फिर वो अपनी जो उनकी काम वाली है वो उसे कहता है मिसेस पीएस को कि तुम इसे ले जाओ, इसे वॉश करो, यानी कि इसे नहा ले, इसे कोई ड्रेस तो अच्छे से क्लॉथ वगैरह ये पहने। तो फिर वहाँ से जब वो बात वगैरह लेके आती है, अच्छे कपड़े पहन कर आती है, तो वो बहुत प्यारी लग रही होती है लीजा। लग नहीं रहा होता कि वही पुअर गर्ल है। ही विल टीच हर टू स्पीक अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड इंग्लिश सो दैट नो वन विल बी एबल टू टेल हर फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द अपर क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन हो जाता है और उसके बाद उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। अब एक्ट 3 जब होता है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर एट हिगिंस मदर्स हाउस। अब यहाँ पे हिगन के घर में एक उसकी लेडी यानी मिसेस हिगिंस होती हैं, वो उसकी माँ ही होती है। लीजा इज़ रेडी फॉर हर फर्स्ट अपेयरेंस इन सोसाइटी, इन्विटेशन फॉर अ टी। अब यहाँ पे वो जो है उसने कुछ अर्से के बाद एक इन्विटेशन होता है इस टी के लिए, और लीजा ने खुद को यानी वहाँ पे जस्ट लाइक अ डचेस प्रूव करना है। पीपल डोंट रिकॉग्नाइज हर एज द फ्लावर गर्ल। एवरीबडी स्टार्ट्स मेकिंग स्मॉल टॉक अबाउट द वेदर एंड लीजा मेक्स हर क्लम्सी मोमेंट्स। हिगिंस मदर कॉशंस हर सन अबाउट ट्रीटिंग लीजा लाइक अ लाइफ डॉल। उनके हिगिंस की जो माँ है वो उसे कहती है कि तुम इसे, कॉलोनल पिकरिंग जो है वो उसे अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन हिगिंस जो है वो उसे मतलब थोड़ा बदतमीज़ी से के साथ ट्रीट करता है एज अ स्टूडेंट। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम लोगों ने इसे लाइफ डॉल की तरह समझ रखा है, तुम इसे सीरियस लो, इस लड़की को, ये क्या मजाक है। हिगिंस रेफर्स टू एलिजा एज मेयरली एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हिगिंस वो सिर्फ एज एन एक्सपेरिमेंट से समझ रहा होता है। मिसेस हिगिंस वेरीज अबाउट व्हाट विल हैपन टू एलिजा व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज ओवर, कि जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो एलिजा के साथ क्या होगा। एक्ट 4 जब स्टार्ट होता है कुछ मंथ्स के बाद ही, हिगिंस हैज़ वन हिज बैट। अब क्योंकि एलिजा जो है वो इस काबिल हो गया कि वो अच्छा बिल्कुल डचेस की तरह डचेस से बेस्ट बोल सकती है। ही हैज़ टेकन लीजा टू एन एम्बेसी बल इन लंडन वेयर शी मिंगल्ड विद द अपर क्लासेस एंड एवरीबडी थॉट शी वाज अ फॉरेन प्रिंसेस। हर किसी को ये लगने लगा था कि ये एक फॉरेन प्रिंसेस है। The moment of Higgins' triumph is also the moment of Liza's self-awareness. She realizes that Higgins is only interested in his own success. अब यहाँ पे उसे एहसास होता है कि हिगिंस जो है सिर्फ अपनी ही सक्सेस में इंटरेस्टेड है, ना कि मुझे अच्छा बनाने में। हैज़ नो कंसिडरेशन फॉर हस एज अ ह्यूमन बीइंग। शी लीव्स हिज हाउस। तो वो उसका घर छोड़ देती है। अब जब एक्ट 5 स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे मिसेस हिगिंस हाउस, तो मिसेस हिगिंस जो है अपने बेटे को हेनरी हिगिंस को डांट रखती है एंड पिकरिंग फॉर हाउ दे हैव ट्रीटेड लीजा एंड रिवील्स दैट एलिजा इज देयर। वो जाहिर करती है कि लीजा यहाँ पे है, जबकि पिकरिंग जो है वो एलिजा से अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करता है, लेकिन हिगिंस जो है वो एंग्री है, उससे रूडली बात करते हैं। ऑर्डरिंग हर टू कम बैक टू हिज हाउस। तो कहता है कि उसे चली जाओ। एलिजा थैंक्स पिकरिंग फॉर टीचिंग हर गुड मैनर्स। एलिजा ने उसे अच्छी तरह यानी पिकरिंग को थैंक किया कि उसने उसे अच्छे मैनर्स सिखाया, कल्चर्स के मुताबिक सब कुछ। बट शी सेज टू हिगिंस दैट ही इज़ अ स्लेव, लेकिन वो शी इज़ अ स्लेव। उसने हिगिंस को ये बताया कि तुमने उसे एज अ स्लेव ट्रीट किया डिस्पाइट हर एक्सपेंसिव क्लॉथ। शी देन सेज, वो कहती है कि तुम एक स्लेव हो अपने एक्सपेंसिव क्लॉथ्स के पीछे, ना कि तुम्हारे अंदर कोई ख़ास क्वालिटीज़ हैं।
ठीक है। एंड शी टेल्स हिगिंस दैट शी विल बिकम अ टीचर ऑफ फोनेटिक्स। वो कहती है कि मैं एक अच्छी फोनेटिक्स की टीचर बन जाऊंगी। और यहाँ पे स्टीलिंग एवरीथिंग शी हैज़ लर्न फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू टेक हिज क्लाइंट्स। हिगिंस इज डनली इम्प्रेस्ड बाय एलिजा स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। हिगिंस जो है वो अब इम्प्रेस होता है एलिजा शोज शी हैज़ ए विल ऑफ हर ओन। तो अब ओपन एंडिंग होती है यहाँ पे जो है वो जो फ्रेडी एक कैरेक्टर था, क्योंकि वो लोग भी मेहमान आए थे इनकी मदर के घर में। जब वो लोग मेहमान आते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ जो कि इसमें लिखी नहीं है मैं आपको बता दूँ। एक्ट 4 का सीन होता है 3 का, कि उसमें जब वो मेहमान आते हैं उसकी, तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं अपनी मदर से कि तुम कि है आप जो है इसे उन मेहमानों के सामने लाएंगी, यानी उनसे बातचीत करेंगी। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में इस तरह से मतलब वो नहीं होने दे सकती। लेकिन वो जो मेहमान आते हैं वो कोई नहीं होता, बल्कि फ्रेडी उसकी मदर उसकी सिस्टर होती हैं। तो वो कहते हैं वो तो हम तो इनसे पहले ही मिल चुके होते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पहचान सकते लीज़ा को। और फ्रेडी को जो है लीज़ा से प्यार हो जाते हैं। और उसका फादर रहता है लीज़ा का यहाँ पे जो है एक्ट 4 में, वो आके कहते हैं कि मेरी बेटी किधर है, ये सब बातें वो करते हैं। तो वो कहता है कि तब तक एलिज़ा जो है वो किसी और रूम में होती है। और उसका जो फादर है वो कहता है कि तुम उसे उसके फादर से कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम दूसरी शादी कर लो। वो कहता है मैं शादी की कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी अनमैरिड लड़की से करूँ। तो फिर वो उससे उसकी शादी होने लगती है और वो उसे कुछ पैसे देता है। वो कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, ठीक है, तो मेरी बेटी को प्रोस्टिट्यूट बना लो, लेकिन ठीक है तुम मुझे पैसे दे दो। तो वहाँ पे मिस्टर हिगिंस उसे पैसे पे कर देता है लीज़ा के, और वो आती है अपने बाप से मिलती है। उसके बाद वो चला जाता है। और फिर एक्ट 4 में एट द एंड वो छोड़ देती है, यानी नेक्स्ट डे एक्ट 5 में लीज़ा जो है वो मिस्टर हिगिंस का घर छोड़ देती है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लीज़ा ने फ्रेडी से शादी कर ली है, और कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद कॉलोनल पिकरिंग और जो मिस्टर हिगिंस है वो ये समझ रहे होते हैं कि लीज़ा वापस आएगी हमारे पास, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं इसके थीम की। इसमें फेमिनिटी एंड रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी दिखाया गया। फेमिनिटी यानी शाह ने जो है पोर्ट्रेट किया है इसका एलिज़ा डोलिटल का कैरेक्टर, किस तरह से उसने दिखाया ये सब के रोल ऑफ वुमेन दिखाया सोसाइटी में, कि किस तरह से वो पहले परफेक्ट नहीं होती, स्टिल वो परफेक्ट हो जाती है। पिग्मालियंस परफेक्ट वुमेन कैन ओनली बी अटेन्ड विद एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, a sculptor. Similarly, the ideal noble lady of upper society of Shah's plays a kind of fake, हमेशा फेक ही हुई। ओनली अ रोल दैट लीजा मस्ट लर्न टू प्ले ऑनली अपीयरेंस थी। ठीक है। पिग्मालियन आल्सो शोज हाउ ऑप्रेसिव अनरियलिस्टिक आइडियाज ऑफ फेमिनिटी कैन बी टू अटेन दीज आइडियाज हैज़ टू बी कोच्ड डिसिप्लिन एंड टॉट, कि उसने सिर्फ अपने मतलब आइडियाज़ को अपनी बेट को जीतने के लिए एलिजा को कोच दिया, ये सब किया। शी हैज़ टू प्रिटेंड टू बी समवन अदर दैन हु शी रियली इज़। और थीम जो सेकंड हमारे पास चेंज का है अपीयरेंस एंड रियलिटी का। फर्स्ट में वो पुअर दिखाई गई, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन मिडिल क्लास दिखाया गया, मोरालिटी एंड रिजिड आर्टिफिशियलिटी ऑफ क्लास डिवीजन दिखाया गया। उसके बाद फिर एबिलिटी टू गुड स्पीक गुड इंग्लिश एंड टू लर्न गुड मैनर्स आर एलिमेंट्स ऑफ बोथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल प्रमोशन, यानी सोशल प्रमोशन के लिए और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए सब किया जा रहा था। एलिजा अंडरगोज अ फिजिकल एंड एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज दिखाया गया, कि पहले वो किस तरह से थी और फिर उसने खुद को बदला, ड्रेसअप हुई, चेंज हुई, वो बहुत प्यारी दिखने लग गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसकी, और उसके बाद फिर उसका जो एक्सेंट था वो चेंज हो गया। बट हैज़ शी रियली चेंज हर नेचुरल आइडेंटिटी, क्या उसने अपनी नेचुरल आइडेंटिटी चेंज की थी, ये सवाल बनता है आज। कांट शी एस्केप द रियलिटी शी वाज बोर्न इन। ओके, अब अगर हम लिंग्विस्टिक्स की कुछ बात करें इसके अंदर, तो एक्सेंट था, मेथड ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, इनहेबिटेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी और नंबर्स ऑफ ए सोशल क्लास। ठीक है। एक्सेंट, लोकल एक्सेंट्स दिखाया गया कि एलिजा पहले किस तरह से स्पीक करती है, और उसके बाद कॉकनी एक्सेंट की बात की गई। And audiences are shocked when they heard Lisa's coarse use of swear words. Besides, we have Homer when Lisa has the ability to speak well but can't choose the right conversation acceptable to polite society. तो ये था हमारा पिग्मालियन प्ले जो कि जी.बी. शाह ने लिखा, और इसकी वजह से जी.बी. शाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता। तो ये था हमारा प्ले। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास समझ नहीं आती तो काइंडली वीडियो को दोबारा से प्ले करें, दोबारा से देखें, कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।